बच्चों, मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अंतर्गत हमारी लास्ट जो विचारधारा है वो है अंतर्वैयक्तिक विचारधारा। तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्तित्व का अधिकतर हिस्सा इस बात से निर्धारित होता है कि उसका समाज के अन्य लोगों के साथ कैसा संबंध है तथा वह किस तरह की सामाजिक अंतःक्रिया लोगों के साथ करता है। तो जब व्यक्ति की सामाजिक अंतःक्रिया रिजिड हो जाती है और वह सामाजिक परिस्थिति की मांग के अनुरूप नहीं होती, तो इससे व्यक्ति के व्यवहार में माल एडजस्टमेंट या कुसमायोजन विकसित होता है। इस विचारधारा को मान्यता देने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड एडलर, एरिक फ्रॉम, करेन हॉर्नी, एरिक एरिक्सन तथा हैरी स्टेक सुलिवान हैं। सुलिवान ये कहते हैं कि व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया विभिन्न अवस्थाओं, कुल मिलाकर 7 अवस्थाओं से होकर गुजरती है और प्रत्येक में अंतर्वैयक्तिक संबंध का एक पैटर्न सम्मिलित होता है। जैसे एक बच्चा व्यक्तित्व विकास के आरंभिक अवस्थाओं में माता पिता के साथ की गई अंतःक्रियाओं के द्वारा सोशलाइज्ड होता है, सामाजिकृत होता है, और इसके बाद की अवस्थाओं में उसका सामाजिकरण में माता पिता का प्रभाव कम होता जाता है तथा उसके जो यार दोस्त हैं, जो उसके साथी हैं, उनके साथ की गई अंतःक्रियाओं का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। उसके और बाद की अवस्था में, अर्थात जिसको हम यंग एडल्टहुड कहते हैं, यंग एडल्टहुड में व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, जैसे उसका विवाह हो जाए। तो व्यक्तित्व की इन विभिन्न अवस्थाओं में यदि व्यक्ति का विकास संतोषजनक ढंग से नहीं होता, तो इससे व्यक्ति में माल एडेप्टिव बिहेवियर विकसित होता है और व्यक्ति एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है। किस्लर 1986 में उन्होंने इस मॉडल को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया और किस्लर ने एबनॉर्मल बिहेवियर को इस ढंग से परिभाषित किया कि एबनॉर्मल बिहेवियर अंतर्वैयक्तिक व्यवहार के, जो इंटरपर्सनल बिहेवियर है, उसके सख्त, अवरुद्ध तथा एक्सट्रीम, अनंत जिसको हम कहते हैं, पैटर्न से बना होता है, जिसके सहारे असामान्य व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट चेतना के ही अन्य लोग जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं उनके साथ अंतःक्रिया करता है। और असामान्य व्यक्ति विभिन्न सामाजिक परिस्थिति की ज़रूरत के अनुसार अंतर्वैयक्तिक व्यवहारों के विस्तृत रेंज का उपयोग करने की, रेंज मीन्स प्रसार का उपयोग करने की फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाकर या लचीलापन ना दिखाकर अंतर्वैयक्तिक व्यवहारों के सीमित प्रकारों के सख्त एवं रिजिड एवं एक्सट्रीम उपयोग में बंधा होता है। तो ये किस्लर जो है वो इनकी जो डेफिनेशन है, इससे ये स्पष्ट है कि एबनॉर्मल बिहेवियर की उत्पत्ति तब होती है जब व्यक्ति सामाजिक परिस्थिति की मांग के अनुरूप अपने व्यवहार में फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाकर, यानी लचीलापन ना दिखाकर, एक रिजिड, सख्त एवं निश्चित पैटर्न दिखाता है। तो यानी हम अपने व्यवहार में जब रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते, तो किस्लर ये कहते हैं तो एबनॉर्मल बिहेवियर जो है उस समय उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह की रिजिडिटी से व्यक्ति का जो इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट है, अंतर्वैयक्तिक समायोजन या अनुकूलन है, वो कुप्रभावित होता है और उसके एबनॉर्मल बिहेवियर के विकसित होने की प्रक्रिया को और भी अधिक मजबूत करता है। तो जो असामान्य व्यवहार की जो व्याख्या है, उसमें कुछ प्रमुख विकृतियां इस मॉडल में बताई गई हैं, जिसमें पहली है व्यक्तित्व विकृति।
तो व्यक्तित्व विकृति जो है वो व्यवहारों और शील गुणों का एक ऐसा संग्रह होती है जो इतनी इनफ्लेक्सिबल तथा एक्सट्रीम होती है कि उससे व्यक्ति की सामाजिक जिंदगी में बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है और इससे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसको जो बार बार दुख एवं तकलीफ होती है। तो इस तरह से व्यक्तित्व विकृति की उत्पत्ति के पीछे व्यक्ति की अंतर व्यक्तिक व्यवहार की डिस्टर्बेंसेस को बताया गया है और ऐसे व्यक्तित्व विकृति वाले व्यक्तियों के साथ परिवार तथा समाज के लोगों का व्यवहार घृणा से भरा हुआ एवं तिरस्कृत होता है, तिरस्कार से भरा होता है, जिससे उसकी समस्या और भी अधिक मजबूत हो जाती है। तो जो डिप्रेसिव व्यक्ति हैं उनका वर्णन भी ये दोषपूर्ण अंतर्व्यक्तिक व्यवहार के रूप में आसानी से किया जा सकता है। और विषादी लोग, जो डिप्रेसिव लोग हैं, अपने को तुच्छ एवं असहाय समझकर दूसरों की मदद और समर्थन मांगते हैं या वे दूसरों की मदद और समर्थन पाने के लिए दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। तो दूसरे लोग कुछ सुझाव या राय देकर उनके डिप्रेशन को कम करने की कोशिश करते हैं, परंतु ये देखा गया है कि जो डिप्रेसिव लोग हैं, जो विषादी लोग हैं, उनके उस सुझाव एवं राय को बिल्कुल बेस या सतही समझकर उस पर कोई ध्यान नहीं देता और इससे जो राय और सुझाव देने वाला व्यक्ति है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उसको गुस्सा आता है, जिससे ये लोग डिप्रेसिव रोगी के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। और अंत में जो डिप्रेसिव व्यक्ति है उसका जो है इन व्यक्तियों के साथ अंतर्व्यक्तिक व्यवहार दोषपूर्ण हो जाता है, जिससे उसका डिप्रेशन या विषाद की मात्रा और भी अधिक बढ़ जाती है। तो इस विचारधारा में चिकित्सा का मुख्य केंद्र बिंदु समस्या उत्पन्न करने वाले संबंधों को दुरुस्त करना तथा व्यक्ति को अधिक संतोषजनक संबंध प्राप्त करने में मदद करना होता है। और इस तरह की चिकित्सा का संबंध वर्बल कम्युनिकेशन से, शाब्दिक संचार, सोशल रोल, सामाजिक भूमिका, एकोमोडेशन, समायोजन की जो प्रक्रिया है या कारणात्मक जो गुण हैं तथा व्यवहार के सामान्य जो अंतर्व्यक्तिक कॉन्टेक्स्ट संदर्भ हैं उनको उन्नत बनाना होता है। तो अंतर्व्यक्तिक विचारधारा के कुछ लाभ और कुछ कमियां हैं। लाभ में जो एबनॉर्मल बिहेवियर की व्याख्या करने का ये इकलौता जो मॉडल है, इसमें व्यक्ति के घनिष्ठ संबंध के परिप्रेक्ष्य में माल एडेप्टिव बिहेवियर की व्याख्या की गई है। दूसरा, इस विचारधारा में एबनॉर्मल बिहेवियर की व्याख्या में व्यक्ति के पास्ट और करंट, प्रेजेंट दोनों तरह के संबंधों को विश्लेषित किया गया, जिससे इसकी व्याख्या एक संपूर्ण एवं सभी पहलुओं को अपने में सिमटे हुए है। तो इसलिए हम इसकी व्याख्या को वैलिड मानते हैं। जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं उनमें जो अंतर्वैयक्तिक विचारधारा है वो ये उसका जो आधार है वो वैज्ञानिक नहीं है, यानी कमियों में ये विधि वैज्ञानिक नहीं लगती, ये विचारधारा वैज्ञानिक नहीं लगती। कुछ मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो अंतर्वैयक्तिक व्यवहार है उसका वैज्ञानिक अध्ययन का इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया है। नेक्स्ट की अंतर्वैयक्तिक विचारधारा में व्यक्ति के पास्ट अंतःक्रियाओं या अनुभूतियों को महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु उन गत अंतःक्रियाओं को संचित कैसे रखा जाएगा इसका अध्ययन इसमें नहीं किया गया है। और एबनॉर्मल बिहेवियर में व्यक्ति के मूल्यों, उसके संज्ञान, उसके अचेतन अभिप्रेरकों की भूमिका पर इस विचारधारा में कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन इन कमियों के बावजूद भी अंतर्वैयक्तिक विचारधारा का उपयोग एबनॉर्मल बिहेवियर की व्याख्या में काफ़ी किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है या साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट है या मॉडल है
एबनॉर्मल बिहेवियर का, उसके जो 5 पॉइंट थे ये हमने सारे अलग अलग वीडियोस में समझे। पहला था मनोगति की विचारधारा, दूसरा था व्यवहारवादी विचारधारा, तीसरा था संज्ञानात्मक विचारधारा, चौथा था मानवतावादी अस्तित्ववादी विचारधारा, एंड फिफ्थ जो हमने इस वीडियो में समझा वो है अंतर्वैयक्तिक विचारधारा। तो इस तरह से हमारी मनोवैज्ञानिक विचारधारा जो है वो हमने इस वीडियो में आज कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशियो कल्चरल मॉडल या थ्योरी या विचारधारा या पर्सपेक्टिव। थैंक यू।